हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी ये फिफ्थ क्लास है रोटेटरी मोशन की। और अब तक हमने रोटेटरी मोशन में जो पढ़ा है बच्चों, अब तक अब तक क्या क्या पढ़ा है बच्चों बताओ। इंट्रोडक्शन, है ना। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको ओमेगा, अल्फा, डेल्टा, थीटा, इक्वेशन ऑफ रोटेटरी मोशन ये सब बता चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो आप पुराने लेक्चर्स पहले देखिए बच्चों, तभी आपको ये क्लासेस समझ में आएंगी, नहीं तो सदमा लग जाएगा। और इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद हमने पढ़ा है फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और फिर रोटेटरी इक्विलिब्रियम, है ना, टॉर्क और टॉपलिंग। ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। अब हम आज आगे बढ़ेंगे बच्चों। एक्सीलरेटेड रोटेटरी मोशन, टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन, वर्क डन, ये सब पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो एक एक करके पहले बहुत सारी थ्योरी कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर की। बहुत सारे केसेस हैं, थ्योरी भरी पड़ी है यहाँ। पूरी जो मैकेनिक्स आपने पहले पढ़ी थी वो सारी रिवाइज होनी है। तो शुरुआत करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले हम यहां पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो बेटा, एक बात सोचो। अब तक अभी पिछली क्लास तक आप इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे। कोई ऑब्जेक्ट है, रोटेटरी इक्विलिब्रियम में रखा है, साथ साथ ट्रांसलेटरी भी हो रखा था। लेकिन सोचो कि अगर ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर जाए, जैसे एक फैन को जब आप ऑन करते हो तो उसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, तो वहां एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए एक टॉर्क की जरूरत होती है। पहले हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में नेट फोर्स इक्वल टू एम ए लिखे, तो सोचो बच्चों यहां क्या होना चाहिए। रूल के अकॉर्डिंग फोर्स की जगह इस चैप्टर में रोटेटरी में क्या आ जाता है, टॉर्क, और मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये आई अल्फा। तो रोटेटरी मोशन में टॉर्क आई अल्फा के बराबर होता है। लेकिन हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं, कैसे आया होगा ये। तो कोई एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे, जिसमें बहुत सारे पॉइंट मासेस हैं। जैसे ये m1 r डिस्टेंस पे है, m2 r2 डिस्टेंस पे है, m3 r3 डिस्टेंस पे, ऐसे। और मैंने एक यहाँ पे mi ith मास i डिस्टेंस पे ऐसे रख लिया, ठीक है। और ये एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है। मान सकते हैं बच्चों की एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से घूम रहा है ये। अब देखो बेटा, जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करता है, ठीक है, तो उसके सारे पॉइंट सर्कुलर मोशन करते हैं। तो ये पार्टिकल क्या कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन, है ना। और सर्कुलर मोशन करते वक्त मान लो इसका रेडियस आर आई है, ऐसे, ये एम, ये, अब देखो इस पे दो फोर्स लग रहे होंगे, सेंट्रीपिटल, टेंजेंशियल, दो फोर्स लग रहे होंगे ना, है ना। अगर मैं कहूं कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसका, भाई सर्कुलर मोशन कर रहा है, और कौन सा सर्कुलर मोशन कर रहा होगा ये पॉइंट, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या वेरिएबल एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये कौन सा सर्कुलर मोशन कर रहा होगा बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म में दो फोर्स होते हैं, एक तो सेंट्रीपिटल, तो बिल्कुल एकदम मैंडेटरी है, और एक ऑप्शनल होता है टेंजेंशियल। पहले मुझे बताओ, जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, कहीं पे भी आप चेक कर लो इसकी अलग अलग पोजीशन पे, हमेशा सेंटर से गुजर रहा होगा ना, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो क्या ये टॉर्क बना रहा होगा, तो टॉर्क ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो नहीं होगा बच्चों, अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। कौन बना रहा होगा टॉर्क, जो भी बनाएगा, ये टेंजेंशियल फोर्स। तो टॉर्क ड्यू टू टेंजेंशियल फोर्स ऑन ith मास, ठीक है बच्चों। तो देखो टी आई क्या लिखेंगे, टेंजेंशियल फोर्स इनटू रेडियस, ऐसे लिखेंगे ना। तो देखो फोर्स क्या होगा बच्चों, बताओ कितना होता है टेंजेंशियल फोर्स, भाई 90 डिग्री पे होता है ना ये, ऐसे। तो याद करो, आपने पढ़ा था कि टेंजेंशियल फोर्स होगा मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को क्या सिखाया था बेटा, अल्फा इंटू आर पढ़ा था नहीं,
AT इक्वल टू अल्फा आर, पहली इंट्रोडक्टरी क्लास में सीख लिया था हमने, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, इन सब में रिलेशन। तो देखो ये हो जाएगा एम आई, अल्फा पूरे ऑब्जेक्ट का सेम होता है तो अल्फा, और आर आई इंटू आर आई। समझ रहे हो बच्चों, ये टेंजेंशियल फोर्स है, मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब देखो बेटा, एम आई आर आई का स्क्वायर इंटू अल्फा, ठीक है, समझ में आई बात, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो नेट टॉर्क इक्वल टू अल्फा एम आई आर आई का स्क्वायर, ठीक है, समझ में आई इतनी बात। देखो बेटा इसको क्या लिख सकते हैं, ये क्या होगा, नेट टॉर्क है ना, और अल्फा, इसको क्या लिख सकते हो बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी ना ये भाई, एम इंटू आर स्क्वायर, एम इंटू आर स्क्वायर, सारे पार्टिकल का ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गई, तो टॉ इक्वल टू आई अल्फा, अल्फा आई, यही था पूरा, है ना। तो प्रूव हो गया, और वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आई इंटू अल्फा वेक्टर, ठीक है। तो टॉर्क की डायरेक्शन भी क्या हुई, जिधर एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, और दोनों क्या होते हैं, एक्सियल वेक्टर। तो अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है तो टॉर्क और इसकी डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से, अल्फा की डायरेक्शन भी इधर और टॉर्क की डायरेक्शन भी इधर, वही टॉर्क, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूं आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। सर अब इसका इस्तेमाल तभी देखो, अच्छा ठीक है, तो पहला रिलेशन आ गया। अब देखो बेटा, पहले सारी थियोरेटिकल फॉर्मूले डिराइव कर लेते हैं, उसके बाद एप्लीकेशन शुरू करेंगे। अब यहां क्वेश्चन आया, दूसरा आया, वर्क डन ड्यू टू टॉर्क, ठीक है बेटा, वर्क डन ड्यू टू टॉर्क। तो टॉर्क की वजह से वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो ऑब्वियसली अब जब कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ऐसे है, ठीक है, मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं तो टॉर्क है, तो रोटेट हो रहा है ना ये, तो रोटेशनल वर्क भी होता है। ऑब्जेक्ट कहीं नहीं जाता लेकिन अपने सेंटर के अबाउट घूम रहा है, तो एक वर्क होगा जरूर, उस वर्क को कैलकुलेट करना है। तो देखो जैसे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और बेटा ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, रिजिड ऑब्जेक्ट है ये, ठीक, और मैंने इस पे ऐसे ये पॉइंट है यहां पे, ठीक है, यहां पे फोर्स ऐसे लगा रखा है जैसे इधर की तरफ, ये फोर्स लगा दिया बच्चों, वेक्टर है, ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर है, और इसके बीच में एंगल मैंने थीटा मान लिया, ठीक है। अब इस टॉर्क की वजह से बच्चों ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ कि अब देखो ऐसे ऑब्जेक्ट है और इस पे आपने फोर्स लगाया तो थोड़ा सा खिसकेगा नहीं है, तो ये ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे मतलब पॉइंट पी यहां से यहां पहुंच गया ऐसे, ठीक है, तो कितना एंगल खिसक गया ये, d5 खिसकता है ना बच्चों, पोजीशन वेक्टर ऐसे खिसक जाएगा नहीं, अगर आप इस पर फोर्स लगा रहे हो तो ये डिस्प्लेस हो जाएगा ऐसे। और मतलब मान के चलें कि सर्कुलर पार्ट, मतलब ये किसी सर्कुलर आर्क पे मूव करेगा, ठीक है। अब देखो, अब सोचो, ऐसे सोचो बच्चों, ये एंगल तो फाई है ना, और ये कितना हो जाएगा एंगल, ये एंगल थीटा है, ओ ये एंगल मैं फाई मान लेता हूं, ठीक है, ये डी फाई हो गया। अच्छा ये एंगल कितना होगा बच्चों, 90 माइनस थीटा नहीं होगा, समझ रहे हो भाई ये। तो अगर मैं सोचूं कि ये डिस्टेंस है कोई, तो वर्क डन लिखूंगा भाई, इस पॉइंट को आपने इतना डिस्प्लेस कर दिया, ये लेंथ, और किसी भी लेंथ को आप लिख सकते हो, जैसे इतना तो आपने फिजिक्स पढ़ ली, ये डी फाइव है तो ये लेंथ कितनी होगी बच्चों, आर डी फाइव होगी नहीं होगी, ये लेंथ आर डी फाइव ऐसे। अब देखो पॉइंट पी यहां से यहां गया, इतना डिस्प्लेस हुआ, तो वर्क डन क्या होगा, फोर्स एन इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि मैं उसको डी एस लिख देता हूं, और एंगल कितना हुआ इनके बीच में, कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है बेटा, और
ये डी डब्ल्यू, डी एस कितना होगा बताओ, आर इंटू डी फाइव, पढ़ा है ना अभी। ये डी फाइव एंगल है, छोटा सा एंगल घुमा तो आर, ठीक। अब देखो कॉस 90 माइनस फाइव, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बेटा, वो थीटा है, पोजीशन वेक्टर और फोर्स के बीच में एंगल अलग है और ये अलग है, कितना हो जाएगा साइन थीटा, देखा ना बेटा, ये हो जाएगा एफ आर साइन थीटा डी फाइव, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा ये बताओ, अगर ये एफ आर साइन थीटा, आर पोजीशन वेक्टर है ना, तो ओ के अबाउट टॉर्क नहीं हो गया पॉइंट पी पे, और थीटा आर और एफ के बीच का एंगल है, तो ये टॉर्क हो गया, है ना, डी फाइव, तो डी डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, टो डी फाइव, ठीक है। और टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है तो टो डी फाइव, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और इसको और थोड़ा वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो टो डी फाइव, दोनों वेक्टर है ना, तो ऐसे लिखा जा सकता है बच्चों, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर अगर टॉर्क कांस्टेंट है तो क्या ऐसे लिख सकते हैं, टो डेल्टा फाइव, हाँ। अच्छा फाइव एंगल है जिसपे घूम रहा है, इसको थीटा भी लिख सकते हैं ज्यादातर नॉर्मली, जैसे अब मैं यहाँ एक, आप इसको नोट करिए पहले, मैं नॉर्मली इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि जैसे मान लो आपने एक ऑब्जेक्ट है ये, इस पे फोर्स लगाया, ठीक है, और ये यहां से यहां पहुंच गया, एंगल डेल्टा थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा अच्छा लगता है कि थीटा में लिखा हो, तो आप इसको ऐसे फाइव के टर्म में ना याद करके ऐसे याद कर लो, टो डेल्टा थीटा, ठीक है, और इंटीग्रेशन टो डी थीटा, दो फॉर्मूले बन गए, मर्जी है तुम्हारी कौन सा इस्तेमाल करोगे, क्यों से, अच्छा बीच में डॉट प्रोडक्ट रहना चाहिए ये, क्योंकि दोनों वेक्टर है ना और आगे स्केलर है तो डॉट प्रोडक्ट चलेगा ये, जब टॉर्क कांस्टेंट हो तो इसका इस्तेमाल करो और जब वेरिएबल हो तो इसका इस्तेमाल करो, ठीक है बेटा। अब देखो, तो ये मैंने आपको बता दिया अब तक वर्क डन। जब हमने मैकेनिक्स में लॉज ऑफ मोशन में वर्क पढ़ा था, वर्क एनर्जी पावर में, उसके बाद क्या सीखा था, पावर, है ना, तो क्यों ना चलो अब हम रोटेशनल पावर पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, पावर पी, देखो आप ऐसे सोचो, पावर इक्वल टू होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर रहे हो, आप पंखे, कोई बिजली नहीं आ रही हो, आपने उसको ऐसे घुमाना शुरू किया तो आपसे एनर्जी डिलीवर कर रहे हो ना, तो जो वर्क कर रहे हो रेट ऑफ डूइंग वर्क, और डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, एफ डॉट डी आर अपॉन डी टी। ओ अब नहीं लिखा जाएगा ये, अब क्या लिखा जाएगा बच्चों, टॉ डी थीटा, ठीक है, ये पावर है, टॉ डी थीटा बाय डी टी, ये क्या कहलाता है बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी, समझ में आई बात। तो बिल्कुल ये ऐसा नहीं हो गया जैसे पावर इक्वल टू, मैकेनिक्स में क्या होता था, फोर्स इंटू वेलोसिटी, ट्रांसलेटरी में, रोटेटरी में फोर्स की जगह क्या आ गया, टॉर्क, और वेलोसिटी की जगह क्या आ गया, बोलो, एंगुलर वेलोसिटी, तो सेम बन गया ये तो, ठीक है। तो एक पावर का फॉर्मूला भी हमें मिल गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। पहले फॉर्मूले बनाएंगे उसके बाद फिर इनके इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आपको एक बार समझ में आ जाएगी भाई कौन कौन से कैसे कैसे समझना है। अब एक ऑब्जेक्ट है बच्चों ऐसे, एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट घूम रहा है ऐसे, तो आप देखो जा तो कहीं नहीं रहा है, इसका मतलब ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी तो नहीं है, लेकिन सारे पार्टिकल अगर घूम रहा है तो सारे पार्टिकल क्या कर रहे होंगे, सर्कुलर मोशन। तो जैसे देखो इसका ये एम आई मास है, मतलब M1 है, ये रेडियस R1 ऐसे घूम रहा है, दूसरा M2 है R2, ये ऐसे घूम रहा है, तीसरा M3 R3, ये ऐसे घूम रहा है। देखो सारे मास रिवॉल्व कर रहे हैं ना, ये अलग अलग रेडियस में, तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी, अब सबके पास स्पीड है, तो मान लो मैं एक मास मान लू यहाँ पे, ये MI RI VI, ठीक है, KI इक्वल टू हाफ MI VI स्क्वायर, ठीक,
ऐसे लिख सकते हैं ना बच्चों, हाफ एम आई वी आई स्क्वायर। अब सिग्मा के आई हाफ एम आई, और एक मिनट अभी सिग्मा नहीं करते भाई। एक बात सोचो, अगर एक पार्टिकल ट्रांसलेटरी तो कर रहा है ना पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो ये तो इसके पास ये वाली काइनेटिक एनर्जी तो है ना। अब तुम्हें पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा हो और रेडियस आर में घूम रहा है, ये सब चीजें मैंने सिखा रखी है बेटा पहले चैप्टर में, मतलब पहली ही क्लास में। तो वी कितना होगा, ओमेगा आर आई, होगा नहीं, बताओ। वी इक्वल टू ओमेगा आर आई, तो एम ओमेगा आर आई का होल स्क्वायर। ठीक है, समझा बच्चों। अब देखो, आई है मास की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम आई आर आई का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। ठीक, ये क्या हो जाएगा बेटा, देखना ये पॉइंट मास की मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है किसी भी एक मास की एक्सिस के अबाउट। तो अगर मैं के आई लिखूं हाफ, ठीक है, तो ये टोटल काइनेटिक एनर्जी आ गई ना, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना। अब जैसे अब आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल ऐसे ही हो गया जैसे हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो यहाँ इस चैप्टर में वी की जगह ओमेगा आ जाता है और एम की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन वहां क्या होता था, काइनेटिक एनर्जी बोल दी बस आपने। यहाँ काइनेटिक एनर्जी कौन से एक्सिस के अबाउट है ये बहुत मायने रखता है। तो क्योंकि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये एक्सिस रिलेटेड होती है ना, तो काइनेटिक एनर्जी एक्सिस ऑफ रोटेशन से लिंक होती है बेटा। तो इसलिए हम इसे लिखेंगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है, बताओ भाई कितनी बात समझ में आई। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है सोचो अब जैसे एक बात समझनी है, ये हमने काइनेटिक एनर्जी देख ली, अब साथ साथ वर्क एनर्जी थ्योरम भी कंप्लीट करते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, बताओ बेटा क्या होता था, टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ना, है ना। बिल्कुल आज भी टोटल वर्क डन ड्यू टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर, मतलब चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी है, रोटेशनल। इसका ट्रांसलेशन से कोई मतलब नहीं, और ये वर्क डन ड्यू टू टॉर्क है, वर्क डन ड्यू टू, अब मैं लिख देता हूं ड्यू टू टॉर्क। ठीक है, ऑल टॉर्क, जो भी टॉर्क है, इंटरनल एक्सटर्नल है, कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से, नॉन कंजर्वेटिव, सब की वजह से जो वर्क डन होगा, चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, समझ में आई बात। तो बिल्कुल सारी मैकेनिक्स एक जैसी नहीं बन रही है। इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि भाई भाई अब सोचो, जैसे मैं यहां कुछ, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात था अब तक की क्लास की, ट्रांसलेटरी मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन। ठीक है, तो ट्रांसलेटरी में हमने ये पढ़ लिया, डेल, इसमें डेल्टा एक्स होता है तो इसमें डेल्टा थीटा, ये होता है बच्चों क्या, जैसे यहां पे होता था v, यहां होता है ओमेगा, यहाँ a, यहाँ अल्फा। देखो बेटा यहाँ टॉ इक्वल एफ इक्वल टू एम ए, तो यहाँ टॉ इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, यहाँ पे वर्क डन इक्वल टू टॉ हो, यहाँ वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा, एफ डॉट डी एक्स, और यहाँ क्या हो जाता है टॉ डी थीटा। ठीक है, यहाँ पावर क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, फोर्स इंटू वेलोसिटी। यहाँ पावर क्या होती है बच्चों, टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन होती है हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल होती है कितनी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ टोटल देखो, यहाँ बच्चों
ये समझ में आ गया इतना। अब यहाँ जो होता है भाई, पावर भी बता दी, काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशन, रोटेशनल, और जैसे यहाँ वर्क डन होता है टो डी थीटा, ओ ओ ओ, यहाँ वर्क डन होता है एफ डॉट डी आर, यहाँ वर्क डन होता है टो डी थीटा। ठीक है, समझ आई बात बच्चों? तो ये सारी बात है। और यहाँ टोटल वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यहाँ टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन, और यहाँ टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये इतने फॉर्मूले बना दिए। अब इन पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे पहले, ठीक है? तो बच्चों अब इसे आगे, तो बेटा अब वक्त आ गया कि अब हम रोटेटरी मोशन के एक्चुअल पार्ट की तरफ बढ़ जाएं। सारी थ्योरी फॉर्मूले हमने लिख लिए, एक एक का इस्तेमाल होगा तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कब किसका इस्तेमाल करना है। एक बार मैं आपको मेन कंसेप्ट बता दूं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सेलरेटेड, भाई अब तो टॉर्क पढ़ लिया ना, एंगुलर एक्सेलरेशन भी आ गया, तो एक्सेलरेटेड रोटेटरी मोशन। ठीक है, और यहां नेट टॉर्क इक्वल टू होता है बच्चों आई अल्फा। ठीक है, स्टेप एक बार फिर समझा देता हूं मैं आपको। स्टेप 1, सबसे पहले आइडेंटिफाई फोर्स, ऑल फोर्सेस। ठीक है, जितने भी फोर्स हैं सबको आइडेंटिफाई करो। कैसे पता रहेगा एक्सीलरेटेड रोटेटरी मोशन का क्वेश्चन है? बेटा अगर आपको एंगुलर एक्सेलेरेशन दे रखा है कि वो एंगुलर एक्सेलरेट हो रहा है तो ये फॉर्मूला। दूसरा स्टेप 2, ड्रॉ एफबीडी। अब एफबीडी की क्या जरूरत है इसमें बच्चों? अगर ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है तो वो भी तो कंसीडर करना पड़ेगा ना, हो सकता है इक्विलिब्रियम हो। तो अगर ये ऑप्शनल होता है इस केस में, चेक ऑप्शन नहीं मतलब चेक करना पड़ेगा कि आपको ट्रांसलेटरी की जरूरत है या नहीं है। तो ड्रॉ एफबीडी, और अगर नेट फोर्स इक्वल टू 0 है या तो ये कंडीशन लगेगी, या नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। भाई जरूरी हो सकता है कि ऐसा हो सकता है बच्चों, जैसे पंखा है, पंखा ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में रहता है हमेशा, लेकिन एक्सेलरेटेड रोटेटरी मोशन में भी हो सकता है, रोटेटरी इक्विलिब्रियम में भी हो सकता है। और ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं जो रोटेटरी इक्विलिब्रियम में होते हैं और एक्सेलरेटेड मोशन होता है। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सी कंडीशन है, एफ इक्वल टू नेट फोर्स 0 है या नेट फोर्स इक्वल टू एफ इक्वल टू एम ए है। ठीक है, हम पिछली क्लासेस में ऐसे क्वेश्चन करके हैं जिनमें दोनों इक्विलिब्रियम एक साथ थे, है ना। फिर तीसरा स्टेप 3 में हम क्या लिखेंगे? टॉ इक्वल टू नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, ये इस्तेमाल करना है बच्चों। तो क्वेश्चन शुरू कर दें, है ना। हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जान चुके हैं हर चीज की। तो पहला क्वेश्चन देखो बेटा, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन। जैसे ये फ्लाई व्हील है, ठीक है, इसका रेडियस है आर, और इस पे एक फोर्स लगाया जा रहा है बच्चों यहां पे, और मास है, इसको फ्लाई व्हील बोल दिया। फ्लाई व्हील कह सकते हो इसको, डिस्क कह सकते हो बच्चों, पुली कह सकते हो, बहुत सारे नाम ले सकते हो आप इसके। ठीक है, समझाया बच्चों? अब देखो समझो, फ्लाई व्हील, डिस्क, पुली, इतने सारे नाम है इसके। ये फोर्स कांस्टेंट दे रखा है कि कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं हम, एक मतलब ये कुछ ऐसे ऐसे पतंग की चक्री होती है ना, उस पर धागा लपेट दिया, ऐसे खींच रहे हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ बेटा इनकी एक्सेलेरेशन कितना होगा, एंगुलर एक्सेलेरेशन बताओ, कितना चक्कर काटेगा, टाइम टी में कितने रिवॉल्यूशन होंगे। पहले मैं आपसे पूछ लेता हूं, फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, सेकंड, फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन टी सेकेंड्स। थर्ड, फाइंड काइनेटिक एनर्जी, रोटेशन काइनेटिक एनर्जी एंड पावर एट टी सेकेंड। तो बहुत सारे फॉर्मूले जो हमने पढ़े हैं वो भी इस्तेमाल हो जाएंगे, है ना। देखो बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन है कि यार ये ऐसे फिक्स है अगर, तो कहीं नहीं जा रहा है ना, एक ही जगह रुका हुआ है ना। अब सोचो अगर ये एक ही जगह रुका हुआ है ना,
तो इस पे आप फोर्स लगा रहे हो एफ, तो ट्रांसलेटरी मोशन का तो कुछ काम नहीं है, इसका तो बैलेंस हो रहा होगा, तो ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में सोचना नहीं। अब ये अपने सेंटर के अबाउट घूम रहा है ऐसे, ठीक है, किसी एंगुलर एक्सेलरेशन से। तो सेंटर के अबाउट कितने फोर्स है, तो आप कहोगे सर एक तो इस डायग्राम में कितने फोर्स है, एक इसका एमजी होगा पहिए का, एक यहाँ पे कोई नॉर्मल एक्शन भी लग रहा होगा, और एक फोर्स ही है ना। अगर मैं सेंटर के अबाउट नेट टॉर्क पूछूं आपसे, तो बच्चों बताओ कितने फोर्स होंगे, तो एक तो एफ है ना, और एक एमजी, और एक नॉर्मल रिएक्शन। तो एमजी और नॉर्मल रिएक्शन का तो टॉर्क जीरो, केवल फोर्स की वजह से टॉर्क होगा, तो फोर्स है ना इनटू रेडियस इक्वल टू, भाई ऐसे ही लिखते हैं ना, हम सीधे टॉर्क की कंडीशन लिख रहे हैं, तो नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। ये कैसा डिजाइन बन गया, नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। अब देखो बेटा टॉर्क होगा कितना, तो फोर्स इनटू रेडियस इक्वल टू आई अल्फा, ऐसे लिख सकते हैं। अब एफ आर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फ्लाई व्हील हो, डिस्क हो, पुली हो, सबकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर सेंटर के अबाउट घूम रहे हैं, तो पहिया घूम रहा है, सिलेंडर कह सकते हो आप इसे, कितना होगा बच्चों, एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू एल्फा, ठीक है, आर से आर कट गया, तो एल्फा इक्वल टू 2f अपॉन एम आर, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आ गया। अब बताओ, हम कह रहे हैं फोर्स कांस्टेंट है, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो अल्फा कांस्टेंट हुआ, तो जब अल्फा कांस्टेंट होता है तो क्या इक्वेशन ऑफ मोशन लग सकती है, हाँ, बस यहाँ रोटेटरी वाली इक्वेशन होती है, क्या लिखेंगे उसको, हमसे अब क्या पूछा जा रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना इन टी सेकेंड, और तो देखो थीटा इक्वल टू ओमेगा नोट टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर, तो ओमेगा नोट टी जीरो, ठीक है, थीटा हाफ एल्फा की जगह 2f अपॉन एम आर इंटू टी स्क्वायर। समझ में आया बच्चों, कोई डाउट यहां तक, ये थीटा आ गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, हमने यहां से थीटा भी कैलकुलेट कर लिया, अल्फा भी कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद हम तीसरी इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे। तीसरी इक्वेशन बच्चों, हमसे थीटा काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए ओमेगा कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ओमेगा नोट ऐसे लिख देंगे, तो ओमेगा नोट क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो, तो अल्फा, अल्फा कितना है 2f अपॉन एम आर इंटू टी, एंगुलर स्पीड आ गई। फिर पूछा जा रहा है कि काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो तीसरे पार्ट में हम काइनेटिक एनर्जी पता करने जा रहे हैं, तीसरा पार्ट ही कह देते हैं इसको, काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ आई और ओमेगा की जगह ये वैल्यू रख दो बच्चों, ठीक है। ऐसे ही पावर, पावर क्या होती है बच्चों, टॉ इंटू ओमेगा, टॉर्क कितना होगा इस फोर्स की वजह से, फोर्स इंटू रेडियस इंटू ओमेगा, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू ये, क्लियर है। अब इसी क्वेश्चन में बच्चों चेंज कर देते हैं थोड़ा सा कुछ, अच्छा हाँ, हम काइनेटिक एनर्जी ऐसे भी कर सकते थे बच्चों, टॉर्क पता लग गया ना हमें, तो टॉर्क इंटू थीटा वर्क डन, हम मतलब तीसरे का ऑल्टरनेट मेथड ये था, टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन टो इंटू थीटा, थीटा यहां से कैलकुलेट कर लिया, और ये काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल तो जीरो है, तो यहां से भी आंसर सेम आता आपका, ठीक है। रोटेशनल मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते थे हम, क्लियर है बच्चों। अब देखो, तो ये मैंने आपको ये क्वेश्चन सिखाया। अब अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया जाए, देखो कैसे कैसे क्या करा जाए, जो एफ है ये फोर्स है जो बच्चों, फोर्स की वैल्यू क्वेश्चन में ऐसे दे रखी हो, एफ इक्वल टू है बीटा टी स्क्वायर, ठीक है, बीटा इज अ कांस्टेंट और टी इज टाइम, और टी इक्वल टू जीरो से लगना शुरू हुआ है फोर्स, टी इक्वल टू जीरो पे फोर्स लगाया आपने, और कितना फोर्स है बीटा टी स्क्वायर, तो फोर्स टाइम के साथ बदलता जा रहा है ना, एफ बीटा टी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो नेट टॉर्क बच्चों, क्या लिखा जाएगा, नेट टॉर्क आई अल्फा, मानते हो बेटा, तो कितना होगा फोर्स दैट इज बीटा टी स्क्वायर है ना इनटू रेडियस इक्वल टू आई अल्फा, है ना, तो अल्फा इक्वल टू बीटा टी स्क्वायर अपॉन इंटू आर अपॉन आई, आई कितना हो जाएगा बच्चों, एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है, तो
टू बीटा टी स्क्वायर अपॉन एम आर, ये अल्फा आ गया, ठीक है, टू बीटा टी स्क्वायर अपॉन एम इंटू आर, ये अल्फा आ गया। अब देखो अल्फा टाइम का फंक्शन है ना, क्या आप इस बार न्यूटन की इक्वेशन लगा पाओगे? नहीं। तो अब हमें स्पीड पता करनी हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पता करना हो, तो क्या करना है? तो अब न्यूटन की इक्वेशन मिलेगी, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन वेरिएबल है, उससे पहले टॉर्क, भाई टॉर्क ही वेरिएबल हो गया था, है ना, तो एंगुलर एक्सेलरेशन वेरिएबल हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, याद करो बच्चों, अल्फा की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, डी ओमेगा बाय डी टी, तो टू बीटा टी स्क्वायर अपॉन एम आर, ठीक है। कैलकुलेशन देख लेना कहीं मिस्टेक हुई है कैलकुलेशन में, तो टू बीटा टी स्क्वायर अपॉन एम आर इंटू डी टी। अब देखो बेटा, ऐसे लिखेंगे 0 टू ओमेगा 0 टू टी, तो ओमेगा टू बीटा अपॉन एम आर इंटू टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। और कहां से कहां तक, 0 से टी, तो ओमेगा इक्वल टू टू बीटा अपॉन एम आर टी क्यू बाय 3, ठीक है। ये आंसर लिखेंगे बच्चों, कोई डाउट यहां तक? ये ओमेगा आ गया। अब एंगल पता करना हो, अब देखो काइनेटिक एनर्जी भी टाइम का फंक्शन आएगी, पावर भी, है ना। अब थीटा कैलकुलेट करना हो तो थीटा क्या करेंगे बच्चों, ये तो यहां से ओमेगा है ना, तो ओमेगा की जगह क्या लिख दो, डी थीटा बाई डी टी, टू बीटा अपॉन एम आर टी क्यूब बाई 3, तो डी थीटा इक्वल टू टू बीटा अपॉन एम आर टी क्यूब डी टी, 0 से थीटा 0 से टी, ऐसे सॉल्व कर लो, ठीक है, आगे सॉल्व हो जाएगा भी ये। तो इस तरीके से आपने पूरा क्वेश्चन सीख लिया, है ना। इसी में वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते थे आप, अगर आप टॉर्क लिख लिया था, टॉर्क कैलकुलेट करके वर्क डन कैलकुलेट कर लो, इससे भी सोल्व किया जा सकता है। अब देखो बेटा, इसके बाद इसका क्वेश्चन का थोड़ा सा डिजाइन बदलते हैं। मान लो क्वेश्चन ऐसे आ जाए, ठीक है, देखो बेटा, ये हिंज कर रखा है, ये फ्लाई व्हील है ऐसे। अब यहां देखो, ये एम नोट है, ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन बदल दिया। और इस पॉइंट में इसमें क्या है, ऐसे कर सकते हो बच्चों आप इसको, कि जैसे इसका रेडियस आर है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी मास एम है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर दे रखी हो तो कितनी होती है, एम आर स्क्वायर बाई 2, कई बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही दे देता है। तो अब इसमें ना स्लिप नहीं कर रहा है बच्चों, ये स्लिप नहीं करता, मतलब जैसे फ्लाई व्हील मूव कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, ये आपको दिख रही हो डिस्क है मान लो, और इसके ऊपर रस्सी हो, तो ये रस्सी ऐसे ऐसे खुलेगी, मतलब स्लिप नहीं करके आएगी, स्लिप नहीं करके आएगी। तो किसी भी टाइम पे मेरे फिंगर जो टच है इसके साथ, उसका एक्सेलेरेशन वही होगा जो डिस्क का है ना, जो इसके सरफेस का है। तो यहां ये चीज समझनी है, हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ इसका एक्सेलेरेशन कितने एक्सेलेरेशन से नीचे गिरेगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या हुआ, दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में है और एक ट्रांसलेटरी एक्सिलेटेड मोशन में है, देख लो, और एक, समझ रहे हो, और ये एक्सिलेटेड रोटेटरी मोशन में है, मतलब ट्रांसलेटरी तो इक्विलिब्रियम है लेकिन एक्सिलेटेड रोटेटरी मोशन में एक्सिलेट हो रहा है, और ये केवल ट्रांसलेटरी मोशन है इसके पास, है ना। तो इस क्वेश्चन में हम इन दोनों चीजों को लिंक करना है आपस में। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि जितने फोर्स हैं उन सबको क्या करें बच्चों, सबको उन सब फोर्सेस को हम क्या कर लेते हैं, ड्रॉ करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, फिर एफबीडी बनाते हैं, ठीक है। बच्चों बहुत सर्दी हो रही है आज दिल्ली में, इसको बंद कर लेते हैं, माइक कहाँ लगेगा, चलो ठीक है, ठीक है। देखो बच्चों, हम्म, अब बच्चों बिना डरे फोर्स ड्रॉ करते हैं, डरते नहीं हो ना बच्चों तुम, ये एम नॉट जी, ठीक है, और ये एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ऐसे लिख सकते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। देखो बेटा, सोचो,
पहले मैं इसकी इक्वेशन बनाता हूं एम नोट की, ठीक है। तो एम नोट जी और टी एक्सेलरेशन ए, तो एम नोट जी माइनस टी इक्वल टू एम नोट ए, ठीक है। एम नोट जी माइनस टी इक्वल टू एम नोट ए। क्लियर है बच्चों? ये भाई क्या लिखते हैं, नेट फोर्स इक्वल टू एम ए लिखा जाता है ना, तो नेट फोर्स एम नोट जी ऊपर की तरफ टी है, तो क्या लिख लिया हमने, एम नोट जी माइनस टी इक्वल टू एम नोट ए। क्लियर है बच्चों? अब देखो ये ऑब्जेक्ट एंगुलर एक्सेलेरेशन कर रहा है, तो इसको क्या चाहिए बच्चों, टॉर्क। तो जो इसके खुद के वेट होंगे, जैसे एम जी, यहाँ पे कोई रिएक्शन लग रहा होगा हिंज का, वो सारे ओ से ही गुजर रहे होंगे ना। एक फोर्स है जो इसको टॉर्क देगा, समझ रहे हो बच्चों? ये तो इसके लिए होगा ट्रांसलेटरी, और जो पुली है ना उसके लिए तो टॉ इक्वल टू आई अल्फा होगा बच्चों, नेट टॉर्क। तो देखना जरा, यही फोर्स है अकेला टेंशन जो इसको ऐसे घुमा रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो नॉर्मल एक्शन और वेट पुली का तो इसी पॉइंट से गुजर रहे हैं ओ से। तो नेट टॉर्क अबाउट ओ इक्वल टू आई अल्फा, और टॉर्क कितना बनेगा, टी इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है। टी इक्वल टू आई अल्फा बाय आर। बताओ बच्चों क्या अल्फा और आर में, ए में कोई रिलेशन होगी? बताओ बेटा, कोई रिलेशन होगी ए और अल्फा में? तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट बी पे अगर हम ध्यान दें बच्चों, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम नीचे की तरफ इसे खींचे तो देखो टेंशन नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है ना। तो पॉइंट पी पे जो टेंशन बनेगी वो होगी, हमने यहां रिलेट कर रखी है टेंशन, है ना, टेंशन तो ये मैंने लिख दी। अब इनके एक बात सोचो, क्या इनके ए और अल्फा में कोई रिलेशन है? तो ए पॉइंट पे एक्सेलेरेशन ए होगा, फिर ए होगा, यहां पे भी देखो इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलेरेशन ए है, तो यहां इस रस्सी के पॉइंट का भी तो एक्सेलेरेशन सेम होगा, क्यों सर एक ही चीज से बड़ी है, जुड़ी हुई है। अगर मैं कहूं इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन ए है तो इसका भी ए, इसका भी ए, हर पॉइंट का एक्सेलेरेशन ए हो, ठीक है। अच्छा फिर ये ऐसे घूम रहा है, तो इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन कितना होगा, इस पॉइंट का? बताओ बच्चों, अगर ये ऐसे है और ये घूम रहा है, तो इस पॉइंट की तरफ अगर हम नीचे की तरफ पुश करें, तो पुली कह रही है कि मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं अपने सेंटर के अबाउट एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा से घूमती हूं तो इस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन अल्फा आर है। सही कह रही है नहीं पुली? तो पुली के अकॉर्डिंग अल्फा आर है, और पुली से जो रस्सी बंधी हुई है ये पॉइंट कह रहे हैं कि हमारा एक्सेलेरेशन कितना है, ए है। तो इसका मतलब ए और अल्फा आर बराबर नहीं होने चाहिए बच्चों, समझ आए बात? तो इसका मतलब ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा आर। तो यानी कि एज ए इक्वल टू अल्फा आर, तो अल्फा इक्वल टू क्या लिख देंगे बच्चों इसमें, आई, और अल्फा की जगह ए बाय आर स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। समझ में आया? मैंने एलिमिनेट कर लिया इसको, ठीक। अब देखो बेटा दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, फर्स्ट प्लस सेकंड। जब फर्स्ट और सेकंड को जोड़ोगे तो टी से टी कट गया, तो बिल्कुल मैकेनिक्स की तरह शुरू हो गया नहीं। एम नोट जी इक्वल टू एम नोट ए प्लस आई ए बाय आर स्क्वायर, ठीक है। देखो अब ए कितना हो जाएगा, एम नोट जी अपॉन एम नोट आई बाय आर स्क्वायर। ये आ गया एक्सेलरेशन। समझ आई बात? इस तरीके से एक्सेलरेशन आ गया। अब अगर एक्सेलरेशन आ गया तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी आ सकता है। वो कैसे सर? आपने ये कैलकुलेट कर रखा है, तो देखो अल्फा कितना हो जाएगा, ए बाय आर, ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि अगर ये रेस्ट से चला है सिस्टम पूरा, ठीक है, तो बताओ किसी टाइम इसकी स्पीड कितनी होगी? तो आपको एक्सेलरेशन पता है, कांस्टेंट है, v इक्वल टू क्या होता है बच्चों, u प्लस ए टी, और इनिशियल स्पीड क्या है, 0, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू टी। क्लियर है? अच्छा अगर किसी टाइम आपको बता रखा है कि इसकी स्पीड v है और ये भी घूम रहा होगा, इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा होगी। तो थोड़ा दिखाता हूं मैं डायग्राम, ये भी आपको पता होना चाहिए। मान लो ये स्पीड v से चल रहा है, ठीक है, और ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो क्या v और ओमेगा में कोई रिलेशन हो सकता है? तो हाँ हो सकता है। कैसे? देखो जैसे यहां पे स्पीड v, यहां पे भी v v v v, और पुली कहेगी कि भाई मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं ओमेगा से घूम रही हूं तो मेरे अकॉर्डिंग इस पॉइंट की टेंजेंशियल स्पीड होगी ओमेगा आर, और पुली रस्सी कह रही है मेरे अकॉर्डिंग v है,
तो वी और ओमेगा बराबर नहीं होंगे, वी ओमेगा आर, है ना। तो वी इक्वल टू ओमेगा आर की रिलेशन भी याद रखनी है आपको। जैसे यहां से एक रिलेशन ये बनी है ए इक्वल टू एल्फा आर, ऐसे वी इक्वल टू ओमेगा आर, ये बात याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है ये, क्योंकि यहां स्लिपिंग नहीं होती। तो जो पुली की टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन या वेलोसिटी होगी वही रस्सी के किसी पॉइंट का लीनियर एक्सेलेरेशन होगा। तो रस्सी के पॉइंट का कितना होगा, जितना इस ब्लॉक का है। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है, समझ में आई बच्चों। अब देखो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इसमें ये सारी चीजें अगर मान लो किसी टाइम पूछ ले पावर कितनी है इसकी, फोर्स इंटू वेलोसिटी, इसकी पावर कितनी है, तो टॉर्क इंटू ओमेगा, टॉर्क आपने सीख लिया कितना है टॉर्क, ये पूरा टॉर्क था टी इंटू आर। अब टेंशन जब आ जाए, यहां से ए आ गया आपके पास, है ना, तो ए की वैल्यू यहां रख दो तो टेंशन आ जाएगी, है ना। तो टेंशन टॉर्क हो जाएगा टी इंटू आर, ठीक है, या आई अल्फा डायरेक्ट लिख लो। तो टॉर्क की वैल्यू चाहे तो इसको लिख लो चाहे इसको, सारी वैल्यू पता है। और पावर क्या हो जाएगी, टी इंटू ओमेगा, ठीक है बेटा। इस तरीके से और चीजें भी पूछी जा सकती हैं आपसे। अब देखो बेटा, हम एक मजेदार चीज पढ़ने जा रहे हैं। हमने एटवुड मशीन पढ़ा था, लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था नहीं, बोलो बेटा, हाँ एटवुड मशीन पढ़ा था। तो एटवुड मशीन में क्या किया था, तो ये ऐसे एक पुली थी जिसका मास m, मास ऑफ पुली m p लिख लेते हैं, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लेते हैं, इसका रेडियस ले लेते हैं। पहले हमने मास ने लिया था पुली का, ठीक है, आज पुली का मास है। अब हमसे पूछा जा रहा है जैसे m2 ये m1, एक्सेलरेशन बताओ हर एक ब्लॉक का, टेंशन बताओ स्ट्रिंग में, ये सारी बातें पूछी जा रही है। तो देखो बेटा समझना बात को, एक्सेलरेशन बताना है और ये कहीं भी स्लिपिंग नहीं हो रही है, ठीक है। तो एक बात सोचो, ये दो ऑब्जेक्ट जो है ये तो एक्सेलेरेट कर रहे होंगे और ये एंगुलर एक्सेलरेशन लेके आ रहा घूम रहा होगा, रोटेटरी मोशन। तो अगर मैं फोर्स ड्रॉ करना शुरू करूं तो पहले मैंने वेट बनाया, ठीक है, इसका वेट बनाया। अब मैं टेंशन टी बना दी ऐसे, ठीक है, एक नॉर्मल रिएक्शन यहां लग रहा हो, शायद वेट लग रहा हो, एक ऊपर की तरफ क्लैंप का टेंशन होगा टी डैश, है ना, फ्रिक्शन और रिएक्शन वगैरह जो बोलो उसको आप। मुझे बताओ क्या ये टेंशन इक्वल बनाना सही है। देखो बेटा, अगर दोनों तरफ टेंशन होगी सेम होगी तो ना तो इधर घूमेगा ना इधर। आप कहोगे सर पहले भी तो घूम जाता था, लॉज ऑफ मोशन में भी तो घूमता था, वर्क एनर्जी पावर जो भी चैप्टर थे। लेकिन बेटा आज मास है, इनर्शिया है। पहले मासलेस पुली मानते थे घुमाने के लिए किसी फोर्स और टॉर्क की जरूरत नहीं है। अब इसे घुमाना है तो नेट टॉर्क चाहिए ना, और हम कह रहे हैं इधर घूम रहा है तो ये टेंशन ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप इमेजिन करो एक रस्सी के सहारे आप ऐसे खींच रहे हो, तो अगर टेंशन ज्यादा होगी तो एक हाथ इधर करोगे दूसरे से खींचोगे ना, तो T2 क्या होना चाहिए बच्चों, ज्यादा नहीं होना चाहिए T1 से, बोलो। और ये एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, अल्फा। तो देखो इतनी बात समझ में आई। तो T2 शुड बी ग्रेटर देन T1 और T1 T2 अलग होने चाहिए। तो आज हमें समझ में आया कि आज हमें T2 T1 अलग लेने पड़े, और क्यों लेने पड़े ये बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि भाई अगर टेंशन सेम ले लेंगे तो टॉर्क नहीं बन पाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगा। पहले मासलेस पुली मानते थे, बहुत हल्की मानते थे, ये मास ज्यादा होते थे, अब कंपेरेबल मास है। अब आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते, मतलब नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। एक मिनट पानी का ब्रेक ले लूं मैं, आप भी थक गए होंगे बच्चों, है ना। इस क्लास को, ये बड़ी क्लास होती है तो ब्रेक ले लेके देखा करो। आधा घंटे देखा समझा, फिर आधे घंटे ब्रेक लिया, फिर घूमा, फिर जब सोचा फिर बैठ जाए, फिर आप इसे करो, ठीक है। देखो बेटा, पहले ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, तो ये m2g, ये T2, नेट एक्सेलरेशन a। क्या इक्वेशन लिखोगे बेटा, m2g माइनस T2 इक्वल टू m2a, ठीक है। m2g नीचे की तरफ, T2 ऊपर की तरफ, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो, अब m1 कैप बी डी, ये तो m2 का है, इसमें T1 ऊपर की तरफ, m1g नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, तो T1 माइनस
m1g इक्वल टू m1a। ठीक है, देखो बेटा कहीं पे भी देखो आप, जैसे इस रस्सी के इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन a है, फिर a है, a है, a है, लेकिन पुली कह रही है कि मेरे अकॉर्डिंग इस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है अल्फा आर। होता है ना टेंजेंशियल, तो यानी कि a किसके बराबर हुआ, अल्फा आर के। तो ये तो अंडरस्टूड बात हुई हर क्वेश्चन में। अब ये तो हुआ ट्रांसलेटरी के लिए, अब रोटेटरी मोशन के लिए बेटा, रोटेटरी मोशन। ठीक है, रोटेटरी मोशन के लिए क्या करें, तो रोटेटरी मोशन के लिए देखो और समझो, जैसे टॉर्क अबाउट ओ सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू आई अल्फा, मतलब इसका जो सेंटर है ना यहाँ पे ओ, इसके अबाउट क्या होना चाहिए, नेट टॉर्क जीरो। तो देखो बेटा समझो बात को, ऐसे सोचो, जब ये घूमेगा है ना, तो आप T2 इधर की तरफ, T2 इंटू आर, T2 इंटू आर माइनस T1 का एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू आई अल्फा नहीं होना चाहिए, T2 माइनस T1, आई अल्फा की जगह ये देखो A बाय आर, और एक आर यहां से डिवाइड जाएगा, तीसरी इक्वेशन। ठीक है, समझाई बात बच्चों, तीन इक्वेशन बन गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कोई डाउट यहां तक। अब इन तीनों इक्वेशन को जोड़ लेते हैं बेटा, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड। ठीक है, समझ में आया बात। अगर इनको जोड़ोगे तो T1 से T1 कट जाएगा, T2 से T2 कट जाएगा, M2G। ठीक है, M2A प्लस M1A प्लस IA बाय आर स्क्वायर, M2G अपॉन M1 प्लस M2 I बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सेलेरेशन आ गया। बताओ इतनी बात समझ में आई। याद करो पिछले क्लासेस में जब हमने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था, मासलेस पुली थी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या थी, जीरो, तो ये टर्म जीरो हो गया था ना, अब ये टर्म है। ठीक है, तो अब समझ में आ गया, अगर इनर्शिया जीरो हो जाए तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो ये एक्सेलेरेशन आ गया। बिल्कुल ऐसे ही T1 T2 कैलकुलेट कर सकते हैं आप। क्लियर है बच्चों। तो इस तरीके से हमने शुरुआत करी कि एंगुलर एक्सेलेरेशन वाले क्वेश्चन कैसे करें, है ना, एक्सीलरेटेड रोटेटरी मोशन। अब यहाँ एक वर्ड आ जाता है बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या यहाँ पे भी लग सकती है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर मिक्स करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो देखो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इस चैप्टर में रोटेटरी मोशन में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो कौन सी काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चों यहाँ पे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ना। अगर एक ऑब्जेक्ट प्योर रोटेटरी मोशन कर रहा है तो उसके पास केवल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, प्योर रोटेटरी मोशन की बात कर रहा हूं मैं। तो इन प्योर रोटेटरी मोशन अगर ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा बच्चों, फिर सारी काइनेटिक एनर्जी आ जाएंगी, ट्रांसलेटरी, ट्रांसलेशन भी और रोटेटरी भी। अभी फिलहाल हम ऐसे देखेंगे, के इनिशियल, यू इनिशियल, के फाइनल प्लस यू फाइनल। ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बच्चों क्या होती है, हाफ आई ओमेगा नोट स्क्वायर। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो भी आप होगी, ग्रेविटेशनल हो सकती है, इलास्टिक जो भी होगी, फाइनल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। मैंने फिर ये वैल्यू नहीं लिखी, ये ग्रेविटेशनल हो सकती है, स्प्रिंग हो सकती है, ये थोड़ा दिमाग में डालने के लिए कि मास हाफ एम वी स्क्वायर का कोई लेना देना नहीं, यहाँ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी देखनी है आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करें बच्चों। देखो जैसे पहला क्वेश्चन, बच्चों एक रॉड है ये, ठीक है, इसका मास एम है और लेंथ एल है। ठीक है, कहीं इसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो हमसे पूछा जा रहा है, अगर जैसे मान लो ये है, मैंने इसको यहां हिंच कर रखा है, मैंने इसको फ्री छोड़ दिया, तो ये ऐसे गिरेगी, तो ऐसे। तो इसका मतलब इसके पास क्या होगा बच्चों, बोलो, इसके पास
जो पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसकी वजह से गिर रही है, उसे किस में कन्वर्ट कर रही है बच्चों? ये बताओ कौन सी एनर्जी में? काइनेटिक एनर्जी में, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में। तो हमसे पूछा जा रहा है कि जब ये यहां से इस पोजीशन में आएगी, ठीक है, तो इसके सेंटर ऑफ मास की स्पीड कितनी होगी? स्पीड कितनी होगी सेंटर ऑफ मास की? ठीक है, अब आप कहोगे सर स्पीड ये तो रोटेट कर रहा है, हाँ होगा होगा, लेकिन तुमसे स्पीड पूछिए सेंटर ऑफ मास की, ठीक है। मान लो ये पॉइंट पी है टॉप मोस्ट, इसकी भी स्पीड पूछिए, पूछ सकता है किसी भी पॉइंट की। तो जब तक नहीं आएगी जब तक हमें ओमेगा ना पता लगे, और ओमेगा बड़ा इसी तरीके से कैलकुलेट हो सकता है। देखो टी इक्वल टू 0 पे रॉड यहाँ है, टाइम टी पे यहाँ पहुंच गई, ठीक है, हॉरिजॉन्टल हो गई बच्चे, थोड़ा डायग्राम लग नहीं रहा हॉरिजॉन्टल वाला, तो हटा देते हैं हम, ठीक, अब तो लगेगा। देखो बेटा ये लाइन ऐसे बना ली, ठीक है, रेफरेंस लेवल और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, सोचो ये रेस्ट में है ना, रेफरेंस लेवल पोटेंशियल एनर्जी के लिए होता है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0 रेस्ट में। पोटेंशियल एनर्जी, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ? अब आपको मास देखना है ना जब भी इस सिस्टम का, तो सेंटर ऑफ मास ही कंसिडर करना है, तो कितना होगा? mg/L/2, है ना। जब ये यहाँ होगा तो ऐसे घूम रहा होगा, तो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0, तो mg/L/2 हाफ आई, ठीक है। आई की जगह क्या लिखेंगे बच्चों? देखो ml², एक एंड के अबाउट जब घुमाते हैं रोड को तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है बच्चों? ml²/3, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर, तो 2 से 2 कट गया, L से L कट गया, M से M, तो ओमेगा आ गया √3g/L, ठीक है। ये एंगुलर वेलोसिटी आ गई बच्चों। अब देखो अगर आपसे पूछा जाए कि इस पॉइंट की स्पीड बताओ, तो सेंटर की स्पीड कितनी होगी? ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों? L/2। तो क्या पढ़ा रखा है मैंने, किसी भी पॉइंट पे r डिस्टेंस पे जो स्पीड होती है वो कितनी होती है? ओमेगा इंटू रेडियस, तो L/2। अगर ये पॉइंट की स्पीड Vp पता करना है तो ओमेगा इंटू रेडियस, रेडियस कितना है? L, ठीक है, तो ऐसे स्पीड लिख सकते हैं आप, ओमेगा इंटू L कर दो। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन देखा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जहां इस्तेमाल हुई। और बच्चों एक बात आपको समझ में आ रही है कि जो वर्क एनर्जी पावर तक बहुत सही से पढ़ लेता है चैप्टर्स को, उसको मैकेनिक्स आ जाती है, उसको रोटेटरी वगैरह सब इजी लगते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, जैसे अब क्वेश्चन आया कि भाई यही रॉड थी ऐसे, हमने एक रॉड को ऐसे ओ पोजीशन से, है ना, इसको यहाँ रेस्ट से रिलीज कर दिया, मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल में रिलीज कर दिया। और जैसे मैं यहाँ कर देता हूँ, ये क्वेश्चन है, ये धागा बांध रखा है, यहाँ पे हिंज कर रखा है इसको, ठीक है। तो अगर मैं इस धागे को कट कर दूं ऐसे, ठीक है बेटा, तो हमसे पूछा जा रहा है कि जैसे ही धागे को कट करेंगे तो ये किसी टाइम ऐसे वर्टिकल से, भाई ऐसे आती जाएगी ना ये, तो वर्टिकल से जब एंगल थीटा बना रही होगी तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी? ये क्वेश्चन है। मतलब एक रॉड को अगर मैं ऐसे छोड़ दूं गिरेगी, तो हमने धागा बांध रखा था, ठीक है, और फिर हमने इसे छोड़ दिया तो ऐसे गिरेगा। तो इसे कट करने के लिए हम कैंची से कट किया इसको, और ऐसे गिर रही है ये, देखो बेटा। तो स्पीड पूछी है, तो इसका मास m है, लेंथ l है, तो L/2 L/2। अब क्वेश्चन है कि अगर एंगुलर स्पीड पता करनी है, थोड़ा 2-3 बातों से सोचना है। जैसे मैकेनिक्स में मैंने सिखाया था कि भाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्यों लगा रहे हो, फोर्स लगा लेते हैं मैकेनिक्स में। तो आपने देखा था कि ऐसी जगह कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं जहां फोर्स ना वेरिएबल हो जाता है या उसकी डायरेक्शन नहीं पता लग पाती। तो अगर आप टॉर्क देखो, भाई इस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है ये, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स है वो ये mg, है ना, वर्टिकल। यहाँ पे भी फोर्स होंगे इसके, नॉर्मल एक्शन ऐसे n1 n2 दो हो जाते हैं xy डायरेक्शन में। अब ये फोर्स यहाँ से आता जा रहा होगा, अब यहाँ होगा, तो फोर्स का टॉर्क इनिशियली तो mg/L/2 है, और जैसे जैसे आता जा रहा है तो डिस्टेंस कम होती जा रही है, वर्टिकल डिस्टेंस O से इस लाइन ऑफ फोर्स की, तो टॉर्क वेरिएबल है। तो वेरिएबल टॉर्क की वजह से अगर आप कैलकुलेट करोगे ना एंगुलर वेलोसिटी, तो इंटीग्रेशन वगैरह करना पड़ेगा।
बिल्कुल जैसे मैकेनिक्स में करते हैं, टो की वजह से आई अल्फा, आई एल अल्फा की जगह ओमेगा, डी ओमेगा बाई डी थीटा, जीरो से थीटा तक इंटीग्रेट, यहाँ तो जीरो से 90 माइनस थीटा करना पड़ेगा, तो उसमें कंफ्यूजन आ जाता है। तो उसका तरीका यही है कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाई जाए, है ना। मतलब ये नहीं कि भिड़ गए बस क्वेश्चन करते जा रहे हैं, ये भी देखना है कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्वेश्चन में। तो देखो बेटा, अब देखो ये डिस्टेंस L/2 है, ठीक है, तो कितनी हाइट गिरा ये, तो L/2 cos थीटा, ठीक है, ऐसे आएंगे ना, समझाए बात। अब देखो L/2 cos थीटा, तो अब हम क्या करें, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएं, ये रेफरेंस लेवल है, तो K इनिशियल प्लस U इनिशियल, K फाइनल, U फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बच्चों बताओ कितनी है, 0। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, सेंटर से कितनी दूर है, mg/L/2, है ना। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी 0, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, तो mg/L/2, है ना, हाफ आई कितना है बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 और इंटू ओमेगा स्क्वायर। बताओ बेटा, m से m कट गया, l से एक l कट गया, 2 से 2, 3g/l। ओ ओ, L/2 cos थीटा है ना बेटा, है ना, cos थीटा रह गया था, तो 3g cos थीटा, और बच्चों ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, तो ओमेगा आ गया √3g cos θ/L, ठीक है। तो मैंने ये एंगल ले रखा है, कुछ किताबों में इधर से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये भी पूछ ले सकता है आपसे, मैंने एंगल इधर से लिया था। तो अब देखो, अगर मान लो ये ऐसे घूमते घूमते यहाँ आ जाए तो थीटा 0 हो जाएगा ना इस जगह, तो cos 0 1 कर दो 3g/L, √3g/L, तो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होना, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल 3g/L ही होता है, करा भी था हमने क्वेश्चन, है ना। तो बच्चों ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि सेंटर की स्पीड कितनी होगी यहाँ पे, तो सेंटर ऐसे घूम रहा होगा ना, सेंटर ऑफ मास, तो v इक्वल टू क्या होगा बच्चों, ओमेगा इंटू L/2, ओमेगा ये रहा, L/2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर। तो ये स्पीड आ गई। अब देखो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन है, एक्सीलरेटेड रोटेटरी मोशन, मतलब जहां पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इस्तेमाल हो सकती है। देखो जैसे बेटा ये एक रॉड है, ठीक है, लेंथ L है, याद करो मैंने सर्कुलर मोशन वर्टिकल प्लेन पढ़ाया था आपको, क्या कराया था उसमें कि एक ऑब्जेक्ट को कितनी स्पीड देगी वो पूरा चक्कर काट दे, कराया था नहीं। तो आज हमारे पास ये रॉड है, ठीक है, इसका मास m है, हम इसे यहां से कितनी एंगुलर वेलोसिटी दें मिनिमम कि ये पूरा चक्कर काट जाए, ठीक है। तो हमने क्या किया था, पॉइंट मास लिया था, पहले रस्सी से बांधा था, फिर स्टिक से बांधा था, है ना, दोनों केस पढ़ाए थे। आज हमें रॉड दे दी और इसका मास है, इसको कितनी स्पीड से दें कि पूरा चक्कर काट जाए। तो देखो बच्चों, अगर ये यहां से जाए यहां तक, यहां तक, यहां तक, कहीं तक भी, और रुक जाए तो वापस आ जाएगी ना, बिल्कुल एज इट इज। तो अगर यहां तक जाए तो भी वापस आएगी, बिल्कुल सही रास्ते से आएगी, तमीज से। फिर ऐसे जाए और मतलब हाईएस्ट पॉइंट तक जाते जाते रुक जाए तो भी तो मान लेंगे नहीं पूरा चक्कर काट गई है ना। तो देखो बेटा ऐसे मान लो कि पूरा चक्कर कट गया, तो देखो हम ऐसे सोचते हैं, रेफरेंस लेवल किसको ले लें, जो सेंटर ऑफ मास है, ऐसे ये सेंटर ऑफ मास है, ठीक। ये एंगुलर वेलोसिटी ऐसे घूम रही है। अब देखो ये यहां से यहां तक चला गया, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के इनिशियल, यू इनिशियल, के फाइनल, यू फाइनल, ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बच्चों, रेस्ट है 0। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mg/L/2 प्लस L/2। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस ओ
गलती हो गई, गलत कर दिया बच्चों। देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी ना इसकी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, है ना, ओमेगा नोट या ओमेगा जो भी हम लिख रहे हैं मिनिमम लिख लेते हैं इसको, प्लस पोटेंशियल एनर्जी जीरो, यहीं पे ही होगा ये हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी एम जी एल बाई टू प्लस एल बाई टू। ठीक है, तो हाफ आई की जगह क्या लिखेंगे एम एल स्क्वायर बाई थ्री, एक एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है बच्चों, अपने एंड के अबाउट घूम रहे हैं ना, एम एल स्क्वायर बाई थ्री, तो एम जी और ये हो गया एल, एल बाई टू प्लस एल। तो बच्चों एम से एम कट गया, एक एल से एल कट गया, ओमेगा स्क्वायर कहाँ गया, अब देखो ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा ये, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 3×6 6g बाय एल। ठीक है, और ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट 6g बाय एल। ठीक है, तो ओमेगा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस वैल्यू, तो अगर ऐसा होगा तो पूरा चक्कर काट जाएगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आई बात। बच्चों अब एक अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो जैसे यहां एक रॉड है, ठीक है, और इसको ना एक रस्सी के सहारे बांध रखा है, ठीक है, रस्सी के सहारे। देखो ये रोटेटरी मोशन का कोई मतलब ऐसे नहीं है कि आप मतलब कोई रूल है कि भाई आप सारे कंसेप्ट पढ़ लिए तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी पड़ती है इस चैप्टर के लिए। तो ये पॉइंट वो है, अब आप देखते आ रहे हो ना हर क्वेश्चन में कुछ नया सीखने को मिल रहा है। एल बाई टू ऐसे बिल्कुल ऐसे इसे कैंची से कट कर दिया, टी इक्वल टू जीरो, है ना, टी इक्वल टू जीरो पे तो क्या क्या पूछा है, फाइंड द टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ, जैसे पॉइंट ओ है इसके अबाउट टॉर्क बताना है। ठीक है, फाइंड, और ये टी इक्वल टू जीरो पे बताना है आपको, फाइंड टॉर्क अबाउट ओ, पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में पूछा है फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग जस्ट आफ्टर कट इन स्ट्रिंग ये दोनों बात तभी बतानी बच्चों, टी इक्वल टू जीरो का मतलब कभी मत सोचना रस्सी काटी उससे पहले, कट करने के जस्ट बाद पूछ रहा हूं मैं आपसे, टॉर्क पूछ रहा हूं कितना लग रहा है इस पे और टेंशन कितनी है। ठीक है, तो देखो बच्चों मतलब जैसे आपने ये रस्सी काट दी तो ये फ्री हो गई घूमने के लिए, तो टॉर्क कितना है ओ के अबाउट और टेंशन कितनी है इस वाली रस्सी में। ठीक है, तो देखो बेटा सोचो टेंशन टी, जैसे इसे कट करोगे तो इसका तो काम खत्म, तो हटा दो इसको। ठीक है, और यहां एक वेट लगेगा एम जी ऐसे। ठीक है, टेंशन टी, मुझे बताओ ओ के अबाउट कितने फोर्स होंगे, तो ओ से पास हो रहा है टी, तो टी तो ओ से ही पास हो रहा है, क्या टॉर्क बना पाएगा ये फोर्स, नहीं, एम जी बनाएगा। तो पहले पार्ट का आंसर तो बड़ा इजी आ गया, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क अबाउट ओ दैट इज एम जी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, खत्म, है ना। अब सोचो बच्चों क्या ये एंगुलर एक्सीलरेशन ले रहा होगा, हाँ इस पॉइंट के अबाउट ये घूम रहा होगा ऐसे, वो कैसे कैलकुलेट करें, तो देखो सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हमें टेंशन भी बतानी है सब। तो हमने देखा कि टॉर्क होता है आई अल्फा, है नेट टॉर्क, और टॉर्क कितना होगा एम जी एल बाई टू, और आई कितना होगा देखना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो एंड के अबाउट घूमेगी नहीं, एम एल स्क्वायर बाय थ्री, ये बहुत यूज होता है। ठीक है, तो एम से एम कट गया, एक एल से एल कट गया, तो एल्फा इक्वल टू आ गया बच्चों जी बाय सिक्स एल, ओ थोड़ा गलत कर दिया, एल्फा आ जाएगा थ्री जी एल बाई टू, थ्री जी बाय टू एल, ये अल्फा आ गया। ठीक है, अब आप इसका एफबीडी बनाओ बच्चों, एफबीडी, तो एफबीडी में तो पॉइंट बना देते हैं ना रोड को, इस पे एक फोर्स तो टिंगी ऊपर की तरफ लग रहा है ना, और एक नीचे की तरफ लग रहा है कितना एम जी, तो ये जो इसका सेंटर ऑफ मास है वो किसी एक्सेलेरेशन से चल रहा होगा ना, आप ऐसे ही सोचो, है ऐसे चल रहा होगा ना, तो कितने एक्सेलेरेशन से चल रहा होगा बच्चों, ए से, है
तो एम जी माइनस टी नेट फोर्स इक्वल टू एम ए नहीं लिखोगे बच्चों, अगर सेंटर ऑफ मास नीचे गिर रहा है, एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए, और टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम जी माइनस एम ए। अब ए कितना हो, आप एक बात देखो, आप एक ऑब्जेक्ट को यहां फिक्स कर दिया आपने और उसे घुमा रहे हो और इस पॉइंट पे उसका एंगुलर एक्सेलेरेशन आपको पता है, तो यहाँ टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन कितना होगा, एल्फा इंटू आर नहीं होगा, एल्फा बाई टू, एल्फा इंटू एल बाई टू। समझते हो बच्चों, भाई कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट करता है, मैं कई बार बता चुका, इस पॉइंट पे अगर एक्सेलेरेशन देखना है टेंजेंट के लॉन्ग, और ये रेडियस आर आर है और एंगुलर एक्सेलेरेशन एल्फा है, तो ए इक्वल टू एल्फा आर नहीं होगा। तो क्या लिखोगे बच्चों इसको, टी एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए, तो टी इक्वल टू एम जी माइनस एम ए, है ना। अब एम जी माइनस एम, ए की जगह क्या लिखना है, एल्फा एल बाई टू, तो एल्फा एल बाई टू, ठीक है। और अल्फा कितना है ये देखो, एम जी माइनस एम, अल्फा है बच्चों 3g बाई टू एल इंटू एल्फा बाय टू, ठीक है, एल्फा एल बाई टू। देखो बेटा एल से एल कट गया, 3g, है ना। अच्छा अल्फा की वैल्यू रख दी ना हमने बेटा, अल्फा की वैल्यू रख दी, एल बाई टू बचा था, है ना, अल्फा बाई टू, और ये हो जाएगा, कुछ गड़बड़ कर दी हमने कहीं कैलकुलेशन में, एम जी एल बाई टू एम एल स्क्वायर बाई थ्री, 3g एल बाई टू, और एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए, तो t इक्वल टू एम जी माइनस एम ए की जगह एल्फा एल बाई टू, और एल्फा की जगह 3g बाय टू एल, एल से एल कट गया, ये हो गया बच्चों 4mg माइनस 3mg अपॉन 4, कितना आ गया ये, mg बाय 4, mg बाय 4 आ गया बेटा। देखो बेटा अगर मान लो इस क्वेश्चन में ही मैं ये कहूं यहां टेंशन आ गई mg बाय 4, जब ये वर्टिकल हो जाएगी रॉड तब टेंशन कितनी होगी, ठीक है। मैं तीसरा पार्ट इसमें ऐड कर दूं, फाइंड द फाइंड टेंशन इन रॉड when string will be, मतलब when टेंशन इन, अरे यार क्या लिख दिया, टेंशन इन स्ट्रिंग when rod will be vertical, ठीक है। तो देखो बेटा क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन, बिल्कुल सेम लॉजिक लगाना है भाई। पहले मैं डायग्राम साफ सुथरा कर दूं, आप ऐसे सोचो जब ये रॉड वर्टिकल हो जाएगी ऐसे, तो क्या कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, नहीं, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास ना एक सर्कुलर मोशन को फॉलो करके जा रहा होगा ऐसे, है ना, ऐसे सर्कुलर ट्रैक फॉलो करके जा रहा होगा सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास है, ऐसे ऐसे, तो यहाँ के इसकी स्पीड कितनी हो गई ओमेगा, तो सारा मास यहाँ कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, तो ये सर्कुलर मोशन है, और सर्कुलर मोशन के लिए क्या चाहिए होता है, सेंट्रीपिटल। तो देखो टी ऊपर की तरफ एम जी नीचे की तरफ, ठीक है, तो नेट फोर्स क्या होगा, एम ओमेगा स्क्वायर, और कितना रेडियस मानेंगे अगर ये सेंटर ऑफ मास यहाँ कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, तो एम ओमेगा स्क्वायर आर होता है एल बाई टू, और नेट फोर्स कितना होगा टी माइनस एम जी, एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू, तो टी इक्वल टू एम जी प्लस एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू, और ओमेगा मैंने भी पढ़ाया था बच्चों, देखो कैलकुलेट कर सकते हो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एल बाई टू, और जब ये यहाँ आ गया तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ आई है एम एल स्क्वायर बाई थ्री इंटू ओमेगा स्क्वायर, एम से एम कट गया, एक एल से एल कट गया, टू से टू, ओमेगा आ जाता है 3g बाय टू का, और 3g बाय एल, ठीक है। यहां और यहां पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाओ, तो देखो बेटा एम जी प्लस एम ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया 3g बाय एल, और ये एल बाई टू, तो कट गया, तो टू इधर एलसीएम आएगा,
तो ये 2 mg प्लस 3 mg 5 mg/2, ये टेंशन आ गई। क्लियर है, समझाए बात। तो ये हमने टेंशन कैलकुलेट कर ली लोवेस्ट पॉइंट पे। अब देखो आगे बढ़ाते हैं इसको, नेक्स्ट पॉइंट देखो। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, जैसे यही क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा बदल देते हैं डिजाइन। एक रॉड को ऐसे हिंज कर रखा है यहां पे, ठीक है, और यहाँ एक रस्सी है, इसको कट कर देते हैं ऐसी। ये रस्सी कैंची है बच्चों, जवान भी ले सकते हो किसी बच्चे की जो ज्यादा चल रही हो कैंची की तरह, उससे भी रस्सी काटी जा सकती है। ये पॉइंट ओ है, सेंटर ऑफ मास है, वही लेंथ एल है इसकी, और बच्चों मास एम है, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है, जैसे इसको फ्री कर देते हैं तो फाइंड द रिएक्शन एट हिंज पोजीशन, हिंज पोजीशन, ठीक है, इन गिवन सिचुएशन। कौन सी सिचुएशन में लिख देता हूं बेटा, वैसे बोला होगा जब ये वर्टिकल से थीटा एंगल बना रही होगी, तो मैं यहाँ डायग्राम में दिखा देता हूं। तो यहां से रेस्ट से रिलीज किया था, और जब ये ऐसे एंगल थीटा गिर गई ऐसे, ठीक है, तब हमसे पूछा जा रहा है कि भाई रिएक्शन क्या क्या लग रहे हैं हिंज। समझा। अब ध्यान से सुनना बच्चों, इसके सेंटर ऑफ मास को फोकस करना है ऐसे क्वेश्चन में। ये सेंटर ऑफ मास है, तो जैसे आप लोगों को लगा था कि सेंटर ऑफ मास खत्म हो गया ना, सेंटर ऑफ मास शुरू हुआ है बेटा। बहुत सारे कंसेप्ट हैं इसमें, तो ऐसे ही बनते जाएंगे ये। अब देखो ये mg, ठीक है, बनेगा ना, और भाई और कोई फोर्स बताओ, नहीं। अच्छा अगर ये थीटा है तो ये थीटा, ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये भी थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। तो mg का इधर कंपोनेंट कितना होगा, mg cos थीटा, और इधर की तरफ mg sin थीटा। मानते हो बेटा, होगा नहीं होगा। अब देखो बेटा, यहां पे हमने क्या मान लिया कि यार दो फोर्स होंगे रिजल्टेंट, एक तो इस फोर्स के रिएक्शन में होगा यहाँ पे, और एक इस लाइन के लॉन्ग। तो मैंने दो फोर्स लिए, एक तो मैंने इसको लिखा N1, ठीक है, और इसको लिखा N2। ये दो फोर्स होंगे, इनका रिजल्टेंट होगा नॉर्मल रिएक्शन। समझ रहे हो बच्चों, भाई दो फोर्स mg sin थीटा बाहर की तरफ, तो उसका रिएक्शन बनेगा नहीं। एक फोर्स ऐसे लग रहा है तो उसकी वजह से वहां नहीं रिएक्शन लगेगा, वो पुश करेगा इधर की तरफ। तो जब भी नॉर्मल रिएक्शन लेना हो तो हमेशा दो कंपोनेंट बोल रखे मैंने, एक्स और वाई में, तो वो कंपोनेंट आपने ले लिए, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकता था, ऐसे दो कंपोनेंट, तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए ऐसे करते हैं, जो ये फोर्स हैं जो ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, उन्हीं के रिएक्शन वहां बनेंगे, तो उन्हीं के अपोजिट डायरेक्शन में ले लेते हैं, तो ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे ये इसका कोई एंगुलर एक्सेलेरेशन होगा बच्चों, है ना, एक स्पीड भी होगी इसके पास। जब ये यहां आएगा तो कितनी स्पीड होगी इसकी, पहले ये सोचते हैं, पहले एंगुलर वेलोसिटी पता करते हैं। तो ये कैसे कैलकुलेट होगी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, रेफरेंस लेवल। तो कितनी हो गई बच्चों, ये रेफरेंस लेवल है, तो के इनिशियल, यू इनिशियल, के फाइनल, यू फाइनल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है। पोटेंशियल एनर्जी देखना बच्चों, ये हाइट कितनी है सेंटर ऑफ मास की, यहाँ से अगर ये L है तो L साइन थीटा होगी ना, तो mg L साइन थीटा, L/2 साइन थीटा, है ना, ये डिस्टेंस L/2 है बच्चों सेंटर ऑफ मास से। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ I की जगह होगा mL²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी 0 इस रेफरेंस लेवल पे, तो 2 से 2 कट गया, m से m कट गया, एक L से L कट गया, तो ओमेगा इक्वल टू आ गया 3g साइन थीटा बाय L। ये ओमेगा आ गया बच्चों। अब ध्यान से सुनना, आपने ओमेगा कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब डायग्राम देखो, अब सोचो कि अगर ये ऑब्जेक्ट एंगुलर एक्सेलेरेशन ए से घूम रहा है, तो यहां पे जो mg cos थीटा है उसकी वजह से इस पॉइंट का एक टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होगा नहीं, है ना। और at अल्फा आपको पता है, अल्फा कैसे कैलकुलेट करोगे बच्चों, देखो इस पॉइंट के अबाउट, ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखो, तो N1 N2 यहीं से गुजर रहे हैं,
एम जी साइन थीटा इसी पॉइंट से गुजर रहा है, केवल एम जी कॉस थीटा है जो टॉर्क बनाएगा, ठीक है। तो नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, और नेट टॉर्क कितना हो जाएगा बच्चों, एम जी इंटू कॉस थीटा इंटू एल बाई टू इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है, मानते हो बच्चों। तो यहां से अल्फा आ जाएगा, अल्फा हो गया एम जी एल कॉस थीटा बाय टू आई, ठीक है, ऐसे समझते हो। और एम जी एल कॉस थीटा टू आई की जगह रख दो एम एल स्क्वायर बाई थ्री, है ना। तो कितना हो जाएगा ये 3/2, एम से एम कट गया, एक एल से एल, 3/2 जी एल, एल भी नीचे रहेगा एक, ठीक है, 3/2 जी एल कॉस थीटा, 3 ऊपर 2 नीचे, जी एल, ऐसे ये आ गया, ठीक है। अब सोचो कि टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन क्या होगा अगर एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा है ना। तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन कितना होगा, तो बेटा देखो ए टी इक्वल टू क्या होता है, अल्फा इंटू आर, है ना। आर कितना होगा, एल बाई टू, एल बाई टू, तो देखो अल्फा 3g/2l इंटू एल बाई टू और इंटू कॉस थीटा, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बच्चे इसमें बीच में, एल बाई टू, एल से एल कट गया, ये हो गया 3g/4 कॉस थीटा ए टी, ठीक है। अब तुम एक बात देखो, इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, एम जी कॉस थीटा इधर और इस डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट N1 लग रहा है। तो यहां पे N1 पीछे की तरफ, ये सेंटर ऑफ मास है इसका, और एम जी कॉस थीटा इधर, नेट एक्सीलेशन इधर है। तो क्या लिखोगे, एम जी कॉस थीटा माइनस N1 इक्वल टू मास इंटू टेंजेंशियल एक्सीलेशन। भाई ये सेंटर ऑफ मास के बारे में सोच रहे हैं हम, ठीक है। अब देखो एम जी कॉस थीटा माइनस N1 कितना होगा बच्चों, यही तो पता करना है सर। अब क्या करो, m इंटू ए टी इधर कर लो, N1 इधर, तो एम जी कॉस थीटा माइनस एम, ए टी कितना हो जाएगा 3g इंटू कॉस थीटा बाय 4 N1, ठीक है। कितना आ जाएगा बच्चों यहां से, ये एलसीएम ले लो 4 को, ठीक है। तो ये आ जाएगा बच्चों, बताओ यहां चले 4mg कॉस थीटा, तो N1 हो जाएगा बच्चों mg कॉस थीटा बाय 4। तो पहला नॉर्मल रिएक्शन आ गया जो इस डायरेक्शन में लग रहा है ना, N1। हमें ये पता करना है, इसके लिए देखो आप सोचो ये पॉइंट जो है सेंटर ऑफ मास सर्कुलर मोशन कर रहा है, नहीं तो सर्कुलर मोशन करते हो ऑब्जेक्ट के पास अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो इधर की तरफ फोर्स लग रहा है N2 और इधर कितना फोर्स लग रहा है mg साइन थीटा। तो देखो क्या होगा बच्चों, नेट फोर्स क्या बनना चाहिए, N2 माइनस mg साइन थीटा इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। r कितना होगा बताओ बेटा, रेडियस L/2 ना, ठीक है। तो N2 इक्वल टू mg साइन थीटा प्लस m ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कितना आपके पास 3g/L साइन थीटा इंटू L/2, एल से एल कट गया, एलसीएम लो तो 5mg साइन थीटा बाय 2, ठीक है, ये आ गया। अब सोचो बच्चों, आपसे पूछा जा रहा है नेट फोर्स, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स तो कितना हो जाएगा, √N1 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर दो, क्लियर है। तो इससे क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा। कोई डाउट यहां तक, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो। और एक मजेदार बात बताऊं, जब ये रॉड ऐसे आएगी तो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होगा, तो N1 जीरो हो जाएगा। चेक करके देखते हैं, थीटा 90 रखते ही देखो N1 जीरो हो रहा है ना, और यहां थीटा 90 रखते ही 5mg/2 हो रहा है। बिल्कुल सेम पिछला क्वेश्चन, जब यहां पे रॉड पहुंची थी तो टेंशन 5mg/2 ही आई थी। चेक करके देखो पिछले क्वेश्चन को, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये क्वेश्चन देखा। अब नेक्स्ट, अब एक दो क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, इसी टाइप के जिनमें एंगुलर एक्सेलेरेशन का क्वेश्चन हो। जैसे ये एक यहां रफ सरफेस है, ये म्यू, ये भी म्यू, ठीक है। और यहां ना एक बच्चों
एक ना फुटबॉल रखी है ऐसे, दो कॉर्नर के बीच में, ठीक है, ठीक है बेटा। अब इस फुटबॉल को, इसका मास एम है, रेडियस आर है, स्फीयर मान लो आप, ऐसे कहो, मास एम है, इसको ऐसे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नोट से घुमा के छोड़ दिया, तो हमसे पूछा जा रहा है इसका एंगुलर एक्सेलरेशन बताओ, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। अब रिटार्डेशन होगा वैसे तो, एंगुलर रिटार्डेशन कह सकते हो भाई, इसको आप ऐसे घुमाओगे, दोनों रफ सरफेस है, दोनों के कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो यानी कि आपको कहीं ना कहीं पहले टॉर्क बताना है ना। टॉर्क बोल सकता है आपसे, आपसे पूछ सकता है कितनी देर में रुकेगी ये पूछ सकता है, तो बहुत सारी बात है। तो सबसे पहले अगर हमें रिटार्डेशन पता करना है, एंगुलर रिटार्डेशन, देखो पहले देखो ये दो कॉर्नर के बीच में ऐसे फुटबॉल रख के घुमा रहे हैं, तो पहले तो ये सोचो कि यहां इसका ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम है ना, जा तो नहीं रही कहीं, लेकिन रोटेटरी इक्विलिब्रियम नहीं, एक्सीलरेटेड रिटार्डेड रोटेटरी मोशन है। तो अब हमें उसी हिसाब से इस पे फोर्स देखना है, तो सबसे पहले इसका वेट mg, यहाँ पे हमने एक नॉर्मल रिएक्शन माना बच्चों n1, यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन n2 मानेंगे, ठीक है भाई, टेंडेंसी तो थी ना इसकी ऐसे, और ये n2 क्यों आया होगा, तो देखो जब ये ऐसे घूमेगी तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन आएगा म्यू n1 ऐसे, और यहाँ पे एक फ्रिक्शन आएगा म्यू n2, इतने फोर्स हो गए, ठीक है बेटा। इस फोर्स की वजह से इसकी टेंडेंसी आगे होगी तो ये नॉर्मल रिएक्शन इसको रोकेगा, ठीक। और कोई फोर्स है यहाँ पे, बोलो बेटा, नहीं है ना, mg हो गया सारे। अब इसका एफबीडी बनाओ पहले, तो इस पे वेट mg, फ्रिक्शन म्यू n2, और समझ में आ रहा है, फ्रिक्शन ऐसे जा रहा है तो फ्रिक्शन उसको ऐसे रोकेगा, ये इधर घूम रहा है तो फ्रिक्शन इसको ऐसे, तो ये म्यू n1 और भाई ये n2 ऐसे और n1 ऊपर की तरफ, ठीक है, समझ रहे हो। अब देखो, अब n2 इक्वल टू म्यू n1 और म्यू n2 प्लस n1 इक्वल टू mg, ये दो इक्वेशन बन गई, ठीक है, समझ आए बात बच्चों। अगर हम इन दोनों का इस्तेमाल करें तो n1 n2 सॉल्व किए जा सकते हैं, तो देखो n1 n2 क्या हो जाएंगे, n2 की वैल्यू यहां रखो, म्यू n1 प्लस n1, n2 की वैल्यू रख दी मैंने इसमें म्यू n1, तो म्यू स्क्वायर n1 हो जाएगा mg, तो n1 आ गया यहाँ से mg अपॉन म्यू स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। सिमिलरली n2 की वैल्यू पूछूं मैं आपसे, बताओ बेटा n2 की वैल्यू, तो n2 क्या हो जाएगा, n2 है म्यू n1, तो n1 आपको पता लग गया, तो म्यू mg अपॉन म्यू स्क्वायर प्लस 1, यहां से n1 n2 सोल्व हो गए। अब देखो बेटा, अगर ये ऐसे घूम रहा है तो इसको टॉर्क कौन प्रोवाइड करेगा, पहले सोचो, तो टॉर्क प्रोवाइड करेगा बच्चों ये फ्रिक्शन और ये वाला, है ना, और दोनों एक ही डायरेक्शन में रोकने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों ऐसे क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, और कितना होगा, देखो म्यू n1 इंटू रेडियस प्लस म्यू n2 इंटू रेडियस इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है। तो आई अल्फा यहां से क्या कॉमन आ रहा है, म्यू आर अपॉन आई, ठीक है, इंटू n1 प्लस n2, तो अल्फा आ गया म्यू आर अपॉन आई और n1 प्लस n2 mg प्लस म्यू mg, क्योंकि नीचे तो वैल्यू सेम है ना, म्यू स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों म्यू आर अपॉन आई और mg 1 प्लस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये रिटार्डेशन आ गया। आपसे पूछा जा रहा है कितनी देर में रुकेगा ये, तो देखो कोई दिक्कत नहीं, ये रिटार्डेशन कांस्टेंट है ना, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, ओमेगा माइनस अल्फा टी ऐसे, और ये जीरो कर दो, ओमेगा नोट माइनस अल्फा टी, टी इक्वल टू ओमेगा नोट बाय अल्फा, अल्फा आपके पास ये रख दो, यहाँ पे आंसर आ गया, समझ में आया। कितना घुमा, ये पूछ ले कि कितने चक्कर के बाद रुकेगा, कितने रोटेशन के बाद, तो ये आपको सिखा रखा है, थीटा इक्वल टू हाफ, कौन सी इक्वेशन लगाओगे ज्यादा बेटर है, थर्ड इक्वेशन लगाओ, तो जीरो इक्वल टू ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा थीटा, थीटा आ जाएगा, और नंबर ऑफ रोटेशन क्या होता है बच्चों, थीटा बाय 2 पाई। ऐसे बेसिक क्वेश्चन मैंने पहले लेक्चर में सिखा दिए थे आपको कि एंगल दे रखा है तो नंबर ऑफ रोटेशन आपसे पूछे कि कितनी देर में रुकेगा, तो n इक्वल टू एंगल अपॉन 2 पाई कर दो, ठीक है बच्चों, ठीक है।
आपसे यहां पूछे कि वर्क डन कितना होगा फ्रिक्शन से इसे रोकने में, तो ये वर्क डन पूछ ले, तो वर्क डन जो टोटल फ्रिक्शन टॉर्क है वो क्या होगा, चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ आई ओमेगा नोट स्क्वायर, जीरो माइनस, क्योंकि इनिशियल तो जीरो, फाइनल जीरो हो जाएगी इनिशियल ये, तो टोटल माइनस हाफ आई ओमेगा नोट स्क्वायर। फिर तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, अगर केवल ये पूछे कि वर्क डन कितना हुआ रोकने में इसको, तो माइनस ऑफ हाफ आई ओमेगा नोट स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो बेटा, ये वर्क एनर्जी थ्योरम का भी इस्तेमाल दिखा है इस क्वेश्चन में। अब इसके बाद आपसे पूछे कि बेटा, एक क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे एक सिक्का है, तो सिक्का तो नहीं है शायद यहाँ पे, हाँ ये रहा, जैसे ये कॉइन है, ठीक है, इसको अगर ऐसे घुमा के छोड़ दिया जाए तो रोटेट करेगा ना ग्राउंड पे, तो हमसे पूछा जा रहा कितना रिटार्डेशन होगा इसका। लेकिन कॉइन को ऐसे ऐसे रफ ग्राउंड पे इसको ऐसे घुमा के छोड़ दिए, रफ है ये ग्राउंड, ठीक है, रेडियस आर, ठीक है, रेडियस आर। तो देखो जैसे घूम रहे हैं ये कॉइन ऐसे घूम रहा है, तो हमसे पूछा जा रहा है कितना रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन मतलब टॉर्क लगेगा। तो ये अजीब सा तरीका क्वेश्चन है, इस पर टॉर्क देखना है आपको। तो बच्चों आप ऐसे सोचो, अगर कहीं मैं एक एलिमेंट ऐसे ले लूं, किसी और कलर से लेता हूं, जैसे यहां मैंने एक एलिमेंट लिया डी एम मास, ठीक है, तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ होगा ना, अगर ऐसे घूम रहा हो टेंजेंट के लॉन्ग, है ना, और इंटू रेडियस टॉर्क हो जाएगा ना। ऐसी बिल्कुल इक्वल मास का एक एलिमेंट में यहां पे लू, उस पे भी उसका भी फ्रिक्शन फोर्स अगर मास इक्वल लू मैं, तो डी एम इंटू क्या होता है फ्रिक्शन म्यू, देखो फ्रिक्शन में मैं एफ लिख लू और डिस्टेंस हो जाए आर, तो एफ इंटू आर, और ऐसे ही एक एलिमेंट यहां लू यहां लू यहां लू, तो सबके टॉर्क सेम नहीं हो जाएंगे। तो इसके बजाय मैं ऐसा ना करूं बच्चों, मैं यहां एक रिंग बना लूं जो हम करते आ रहे हैं फिजिक्स में, है ना, मैं यहां एक एलिमेंट्री रिंग बना लेता हूं और सोचो कि सबके जो फ्रिक्शन होंगे, तो ध्यान से समझना इस प्रॉब्लम को, सबके जो फ्रिक्शन होंगे, जैसे ये आर डिस्टेंस पे है, ये थिकनेस डी आर है, हमें यहाँ अल्फा बताना है, आप ये कह दो कि टॉर्क भी बताना ही है, ठीक है, अल्फा तो पता लग ही जाएगा। तो नेट टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन क्या बताना है, नेट टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन, ऐसे लिख लो, ड्यू टू फ्रिक्शन। तो देखो बेटा, तो ये जब इसे ऐसे घुमाएंगे तो फ्रिक्शन इधर की तरफ लगेगा ना, और मैं कह रहा हूं अगर सब छोटे छोटे एलिमेंट का मास सेम हो तो सबका फ्रिक्शन सिंपली ऐड नहीं हो जाएगा। भाई मैं ऐसे कहूं कि डी एम वन है एक, है ना, और फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों, म्यू एम जी होता है नहीं, तो डी एम वन म्यू जी फ्रिक्शन हो गया, है ना, एक एलिमेंट का, और इंटू रेडियस कर दो तो फिर टॉर्क आ गया ना, ऐसी प्लस म्यू डी एम टू जी इंटू रेडियस प्लस म्यू डी एम टू जी इंटू रेडियस, सब जुड़ जाएंगे तो म्यू जी आर बाहर आ जाएगा, और डी एम वन प्लस डी एम टू, है ना, ऐसे हो जाएंगे, इस रिंग का एलिमेंट नहीं हो जाएंगे सारे छोटे छोटे टुकड़े ऐसे, तो उन सबको जोड़ के रिंग बनेगी नहीं। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि इस रिंग के छोटे छोटे टुकड़े बनाने, ऐसे सोचो इस रिंग के अंदर ऐसे, और उनको जोड़ के पूरी रिंग का मास नहीं आ जाएगा, है ना। तो देखो, तो जो टॉर्क होगा दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ म्यू टाइम्स, पहले तो मैं आपको बता दूं जो फ्रिक्शन लग रहा होगा एलिमेंट पे, डी एफ इंटू आर, है ना, और डी एफ क्या होगा, म्यू डी एम इंटू जी इंटू रेडियस, और डीएम कितना होता है 36 बार कर चुके हैं हम ऐसा क्वेश्चन, इसका मास एम है, तो डीएम होगा सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर। अगर ये बात नहीं समझ में आ रही तो वैसे भी तुम हक नहीं है कि इस क्वेश्चन को करो, सरफेस मास डेंसिटी होगी है, तो सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर इंटू जी इंटू आर, ठीक है, तो म्यू सिग्मा 2 पाई जी आर स्क्वायर डी आर, ठीक है बच्चों, और कहां से कहां तक, जीरो से कैपिटल आर तक। म्यू सिग्मा क्या होता है, मास अपॉन टोटल एरिया, है ना, सरफेस मास डेंसिटी 2 पाई जी, और भाई ये हो जाएगा आर की पावर 3/3, ठीक है, पाई से पाई उड़ा दो,
है ना, और आर स्क्वायर से एक आर, तो म्यू 2 μ mg r/3, ये टॉर्क आ गया बच्चों, ठीक है। और टॉर्क इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आई अल्फा। टॉर्क है हमारे पास 2 μ mg r/3, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क की सेंटर के अबाउट कितनी होती है बेटा, mr²/2 इंटू अल्फा, यहां से अल्फा लिख दो, ठीक है। बताओ बेटा, समझ में आई ये क्वेश्चन। तो आज हमने रोटेटरी मोशन का एक मैक्सिमम, जिसमें जितनी थ्योरी वाले पार्ट कंप्लीट कर लिए। अगले लेक्चर में हम एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर इंपल्स पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम रोलिंग की तरफ जाएंगे, फिर मिसलेनियस प्रॉब्लम पढ़ेंगे, कॉलिजन, ये सब कुछ, ठीक है। थैंक यू बच्चों। और आपको अगर लगता है कि आप पूरे कंप्लीट लेक्चर देखना चाहते हो तो हमारे फिजिक्स मास्टर ऐप में जा सकते हो। डिफरेंट कोर्स हैं, फ्री कोर्स हैं, पेड कोर्स हैं, और कंप्लीट KVPY, JEE मेन, एडवांस, इन सब की फिजिक्स की प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है।